दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 3 प्लैनेट ज़ोर। लेडी तारा ने धर्मा को विजन प्रेषित करना प्रारंभ किया। जब टेलीपैथी द्वारा संदेश का आदान प्रदान होता है तो जो भी विजन टेलीपैथी भेजने वाला देना चाहता है वो प्रेषिती यानी पाने वाले को ऐसे दिखता है मानो उसके आगे किसी कृत्रिम स्क्रीन पर कोई मूवी चल रही हो। धर्मा, मैं तुम्हें सबसे पहले ज़ोर के बारे में बताती हूँ। जब तक तुम्हें सब कुछ नहीं पता चलता तब तक तुमको अच्छे से ना तो नोकोविद की क्रूरता समझ आएगी और ना ही ज़ोर और इरिट्रिया की दुश्मनी। थैंक्स लेडी तारा, इससे मुझे कुछ बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। धर्मा ने भी टेलीपैथी से जवाब दिया। धर्मा का यूं मानसिक संदेशों द्वारा बातचीत करना बहुत ही लुभा रहा था। ज़ोर एक बहुत ही विकसित सभ्यता है और उसका साम्राज्य फ्रान गैलेक्सी के 410 प्लैनेट्स पर है। तारा ने विजन भेजा और धर्मा ने देखा कि कैसे ज़ोर प्लैनेट से दूर दूर तक के प्लैनेट्स भी ज़ोर साम्राज्य का हिस्सा थे। धर्मा को समझ आ गया कि नोकोविद एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर है। इसका मतलब उसके पास बहुत बड़ी सेना है और बहुत ही सारे रिसोर्सेज हैं। ऐसे दुश्मन को हराना तकरीबन असंभव है। तारा ने धर्मा का मन पढ़ लिया था क्योंकि धर्मा को अभी भी अपने विचार छुपाने नहीं आते थे। तारा ने बोला, हाँ धर्मा, ज़ोर अत्यंत शक्तिशाली और विकसित सभ्यता है, परंतु ये हमेशा से ऐसा नहीं था। कई लाखों वर्ष पहले ज़ोर भी पृथ्वी की तरह एक प्लैनेट था जिस पर नमू नामक प्रजाति का विकास हुआ, जैसे पृथ्वी पर मानव। तारा ने विजन दिखाया। ज़ोर 2 सूर्यों की परिक्रमा करता हुआ दिखा। ज़ोर एक यूनिक प्लैनेट था जो 2 सूर्यों की परिक्रमा एक लेमनिस्केट लूप में करता था। धर्मा को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि कैसे एक प्लैनेट 2 सूर्यों की परिक्रमा करता है जो भी एक दूसरे की परिक्रमा करते थे। ज़ोर पहले एक सूर्य की परिक्रमा करता है, फिर जैसे ही वो दूसरा सूर्य नजदीक आता है, ज़ोर प्लैनेट उस सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अपनी कक्षा बदलकर दूसरे सूर्य की परिक्रमा करने लगता था। फिर जैसे ही वो दोनों सूर्य वापस पास में आते हैं, अपनी कक्षा बदलकर पहले सूर्य की परिक्रमा में लग जाता था। फिर धर्मा को दिखा कि ज़ोर पर बिल्कुल मानव रूपी सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। धर्मा ने देखा ज़ोर बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिख रहा था। ज़ोर में विकास का क्रम वैसे ही था जैसे पृथ्वी पर। पहले सरल जीव उत्पन्न हुए और धीरे धीरे मानव रूपी नमू नामक प्रजाति का वर्चस्व हो गया। नमू का विजन धर्मा को दिखा। तारा की टेलीपैथी करने की शक्ति किसी भी तरह से जोरों से कम न थी, या यूं कहें कि शायद थोड़ी ज्यादा ही थी। धर्मा को नमू प्रजाति दिखी। नमू दिखने में पृथ्वी के मनुष्य की तरह ही थे। नमू को देखकर धर्मा को लगा यदि पृथ्वी पर विकास का क्रम ऐसे ही चलता रहा तो अगले 500 वर्षों में पृथ्वी के मानव भी नमू जैसे हो जाएंगे। लेडी तारा ने कहा, नमू प्रजाति 3 अलग अलग जाति समूह में बटी हुई है। धर्मा को तारा का विजन मिला जिसमें उसने देखा नमू प्रजाति की 3 अलग अलग जाति समूह को। पहला इक्रीमिया, जो दिखने में पृथ्वी के यूरोपियन जैसे दिखते थे। दूसरा नदिरमान, जो कि दिखने में पृथ्वी के मंगोलाइट प्रजाति की जैसी दिखते थे। और तीसरे थे औसलविनिया, विशाल शरीर, शीर्ष भुजा और बड़े उदर के गौरवर्णीय आकृति, जो दिखने में उन सब में सबसे सुंदर थे। ज़ोर में एक और मानवाकृति रूपेण प्रजाति थी जिसका नाम था मग। मग प्रजाति जंगलों में रहती थी और आधे मनुष्य और आधे गोरिल्ला रूपी प्रजाति थी। धर्मा को मग का भी विजन दिखा। इतना पुराना इतिहास जानना क्या जरूरी है? धर्मा ने बीच में टोका। हाँ धर्मा,
बिल्कुल आवश्यक है। हमेशा याद रखो, अपने दुश्मन के बारे में छोटी से छोटी जानकारी युद्ध में सहायक होगी। धर्मा ने कुछ नहीं बोला। उसने विजन पर फोकस किया। हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं आज से 1000 वर्ष पूर्व। क्रीमिया का निर्वाचित प्रधान फ्लोरमान कोंताना एक बहुत ही लोकप्रिय और दूरंदेशी लीडर था। उसने धीरे धीरे क्रीमिया का वर्चस्व जोर में बहुत बढ़ा दिया था। उसने नदीरमान और ओसलविनिया के लोगों को युद्ध में हराकर तकरीबन 50% जोर पर कब्जा कर लिया था। उसने मग को गुलाम के रूप में रखने की प्रथा चालू कर दी थी। धर्मा को जोर के 3 विशाल भूखंड दिखे। क्रीमिया ने किस प्रकार फ्लोरमान कोंताना के नेतृत्व में कई युद्ध लड़े और नदीरमान और ओसलविनिया की सेनाओं को हराकर तकरीबन 50% जोर पर कब्जा कर लिया। जोर के जितने भी महत्वपूर्ण उपजाऊ और आधुनिक शहर थे, उन सब पर फ्लोरमान कोंताना और क्रीमिया लोगों का कब्जा था। फ्लोरमान कोंताना को हमेशा से ही विशाल स्पेस आकर्षित करता था और उसे जोर को या यूं कहें क्रीमिया को एक बहुत बड़ा अंतरतारीखी साम्राज्य बनाना था। फ्लोरमान कोंताना ने स्पेस मिशन चालू किए। उसने नजदीकी प्लेनेट पर बहुत सारे मिशन भेजे। वहां से उसे ऐसे खनिज मिले जिससे उसने और अधिक तेजी से उड़ने वाली स्पेसशिप और खतरनाक हथियार बनाए। धीरे धीरे उसने मग तथा युद्ध बंदियों को नाडूस प्लेनेट पर भेजना चालू किया। धर्मा ने देखा कि किस प्रकार से कोंताना प्रशासन ने धीरे धीरे युद्धबंदियों और मग को नाडूस ग्रह पर भेजना शुरू कर दिया। नाडूस प्लेनेट एक बहुत ही हरा भरा प्लेनेट था, जिस पर बहुत ही खतरनाक विषैले और अत्यधिक विशाल जानवर रहते थे। वहां पर मग और युद्धबंदी, जो अधिकतर नदीरमान और ओसलविनिया जातियों से थे, उनको जबरदस्ती वहां भेज दिया जाता था। हालांकि कुछ ही वर्षों में इन लोगों ने नाडूस पर एक अलग ही सभ्यता को स्थापित कर लिया था। नाडूस की सभ्यता धीरे धीरे अपने आप में ही एक आत्मनिर्भर समाज बन गया और उसकी जोर पर हर प्रकार की निर्भरता खत्म हो गई थी। अलग अलग देश बन गए थे। माल और सेवाओं का आदान प्रदान शुरू हो गया। भूमि उपजाऊ थी और मीठा पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और बड़े बड़े विशाल जीवों को भी जब पालतू बना लिया गया तो इससे कृषि और दुग्ध उद्योग को बहुत सहायता मिली। कोंताना को लगा कि नाडूस कहीं उसके हाथ से न निकल जाए, इसीलिए उसने एक बहुत बड़ी अजय सेना की टुकड़ी को नाडूस में स्थायी रूप से बैठा दिया। ये लोग नाडूस के लोगों का काफी शोषण करते, वो भी केवल इसलिए ताकि उन लोगों को हमेशा याद रहे कि वो जोर से विस्थापित युद्धबंदी और गुलाम मग थे। धर्मा ने प्रश्न किया, हम नाडूस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहानी किधर जा रही है। तुम समझ जाओगे धर्मा। हालांकि धर्मा संतुष्ट नहीं था, परंतु उसने और प्रश्न पूछने उचित नहीं समझे। तारा ने आगे बताना चालू किया। फ्लोरमान कोंताना ने धीरे धीरे कई प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों पर भी अपने लोगों को भेजा, जहां एक तरफ आने में ही अनेकों वर्ष लग जाते थे। परंतु कोंताना की दूरंदेशी और महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं था। उसने अनेकों ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों आदि पर नमू को बसाना शुरू कर दिया था। नाडूस पर फली फूली सभ्यता ने उसे यकीन दिला दिया था कि इन रहने योग्य बाहरी ग्रहों पर जोर का साम्राज्य फैल सकता था। इन खगोलीय बॉडीज पर उसे अनेक खनिज भी मिले, जिससे और अधिक तेज गति के यान और नए नए उपकरण बनाए गए। कोंताना अब केवल क्रीमिया का नहीं, पूरे जोर साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर था। उसके राजनीतिक विरोधी उसकी इस दूरंदेशी से विचलित थे, परंतु जोर की सामान्य जनता, चाहे वो क्रीमिया हो या नदीरमान और ओसलविनिया, वो भी इस साम्राज्य विस्तार से खुश थे। कोंताना एक बहुत बड़ा हीरो बन गया था। तो क्या नदीरमान और ओसलविनिया के लोग भी कोंताना को ही अपना लीडर मानने लगे? धर्मा ने
अनायास ही प्रश्न पूछ लिया। हालांकि वो अभी भी विजन ही देख रहा था कि कैसे जौर साम्राज्य अनेकों प्रकाश वर्ष दूर फैले ग्रहों तक फैल गया था। उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं था, क्योंकि दूर ग्रहों पर ये लोग आराम से अपनी स्वतंत्रता से रह सकते थे। इसलिए उन लोगों ने भी कौंताना का विरोध करने की बजाय सुदूर बाहरी ग्रहों पर बसना ही बेहतर समझा। तारा ने उत्तर दिया, समझ गया। और नाडूस का उदाहरण तो सामने ही था कि कैसे जौर प्लेनेट के इतने नजदीक होने के बावजूद भी वहां की सभ्यता एक आत्मनिर्भर सभ्यता बनकर उभरी थी। धर्मा ने अपने आप को समझाने के लिए कहा। लेडी तारा ने आगे का विजन दिखाया और बोला, कौंताना ने करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर ग्रहों पर लोगों को भेजा और वहां सभ्यता स्थापित कर दी, परंतु वो उस पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। वो लोग जौर प्लेनेट को ना तो कर भेजते थे और ना ही उनसे कोई संपर्क रखते थे। धर्मा ने विजन देखा कैसे परिंजे जैसे ग्रह, जो जौर प्लेनेट से 5 प्रकाश वर्ष लगभग 475 खरब किलोमीटर दूर था, और जहां पहुंचने में कौंताना के स्टारगेट शिप को, जो कौंताना के सबसे तेज स्पेसशिप थे, उनको 24 से 25 वर्ष लगते थे। ऐसे ग्रहों ने कौंताना को अपना सुप्रीम कमांडर मानने से इनकार कर दिया था। ये लोग मदर प्लेनेट जौर से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, और कुछ ही वर्षों में कौंताना को लगने लगा उसने साम्राज्य का इतना विस्तार करके खुद का ही नुकसान कर लिया था, क्योंकि इन सब स्पेस मिशन में बहुत अधिक खर्चा हो जाता था, और यदि उस प्लेनेट से कर और खनिज आदि नहीं मिले तो ये खर्चा जौर के लोगों को उठाना पड़ता था। कौंताना का ये मिशन अब जौर के लोगों को खटकने लगा था। फ्लोरमन कौंताना के राजनीतिक विरोधी अब कौंताना के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना को ही उसकी सबसे बड़ी हार बता रहे थे। लेडी तारा ने विजन प्रेषित करते हुए बोला, ऐसा लग रहा था कि फ्लोरमन कौंताना का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। तभी जौर साम्राज्य को मर्कल नामक बहुत ही शक्तिशाली एलियन प्रजाति का पता चला। इसका मतलब कि जौर साम्राज्य को एक बहुत ही खतरनाक विरोधी मिल गया था। धर्मा ने उत्सुकता से कहा। तारा ने जवाब दिया, नहीं धर्मा, फ्लोरमन कौंताना एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। उसने मर्कल से संधि कर ली। तारा ने मर्कल का विजन भेजा। धर्मा ने देखा कि मर्कल मानव रूपी प्रजाति वाले स्वर्णिम त्वचा लिए अति सुंदर लोग थे। वो कोमल, तीखे नए नक्श वाले, सामान्यतः पतले और लंबे लोग थे। मर्कल स्त्रियां बहुत ही ज्यादा सुंदर और पुरुष बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हाँ, मैं देख सकता हूँ। धर्मा को विजन में मर्कल स्त्रियां अत्यधिक सुंदर लग रही थी। वो उनके आकर्षण में खो सा गया था। उसको लगा कि इन सुंदर स्त्रियों के सामने तो शायद स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगेगी। तारा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे का विजन दिखाया और टेलीपैथी की। मर्कल व्यापार और विकास में मानते थे। मर्कल एक व्यापारिक कौम थी। हालांकि उनके पास आधुनिक फौजें भी थी, परंतु उनका मुख्य कार्य पूरी गैलेक्सी में व्यापारिक संबंध बनाना ही था। वो युद्ध में ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। इसका मतलब जब मर्कल की फ्लोरमन कौंताना से मुलाकात हुई तो मर्कल को लगा कि इतनी विकसित सभ्यता से व्यापार करना चाहिए। धर्मा विजन देखता हुआ मानसिक संदेश द्वारा बोला, हाँ धर्मा, मर्कल को लगा जिस सभ्यता ने इतने खगोलीय पिंडों में अपने आप को फैला लिया था, इनसे यदि व्यापार किया जाए तो अनेकों दुर्लभ और नवीन खनिज पदार्थ मिल सकेंगे, जो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। तारा ने आगे बोला, मर्कल और कौंताना ने अपने बीच व्यापारिक संबंध बनाए क्योंकि मर्कल की व्यापार करने की इच्छा थी और फ्लोरमन कौंताना को इतनी खतरनाक एलियन प्रजाति से, जो अनेकों प्रकाश वर्ष लंबा सफर कुछ ही दिनों में कर लेती थी, युद्ध नहीं करना था।
मर्कल ने फ्लोरमान कॉन्ताना का प्रस्ताव मान लिया। मर्कल को प्रकाश से 100 गुना से भी तेज उड़ने वाली स्पेसशिप बनाने आते थे। फ्लोरमान कॉन्ताना को वही चाहिए था। धर्मा को विजन भेजने जारी रखे थे और धर्मा देख रहा था कि कैसे मर्कल के तेज उड़ने वाली स्पेसशिप की मदद से फ्लोरमान कॉन्ताना ने अपना 409 ग्रहों में फैला विशालकाय साम्राज्य पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। उसकी अजय सेना अब पूरी मजबूती के साथ इन ग्रहों पर शासन कर रही थी। तारा ने विजन भेजने के साथ साथ मानसिक रूप से बोलना भी चालू रखा था। कॉन्ताना को तेज गति की स्पेसशिप के द्वारा अपने राज्य पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया। अब परिंजे जैसे ग्रहों पर वो 20 से 22 दिनों में ही पहुंच जाता था, जहां जाने में पहले 25 वर्ष लगते थे। मर्कल प्रजाति के प्रतिनिधियों को उसने जॉर प्लैनेट में बसा लिया। मर्कल जॉर साम्राज्य के अलग अलग प्लैनेट से टैक्स और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ लेता था और बदले में फ्लोरमान कॉन्ताना को फटल स्पेसशिप देता था, जो कि प्रकाश की गति से 100 से 150 गुना तेज चलते थे। धर्मा ने बोला, इसका मतलब मर्कल का मिलना फ्लोरमान कॉन्ताना के लिए बहुत अच्छा रहा। हाँ धर्मा, फ्लोरमान कॉन्ताना ने जॉर साम्राज्य को अलग अलग प्लैनेट्स पर पहुंचा तो दिया था, परंतु उसे एक गणतांत्रिक अंतरतारिकी साम्राज्य बनाने का काम हुआ मर्कल के अति तेज स्पेसशिप की मदद से। मर्कल ने कॉन्ताना की बहुत मदद की थी। जॉली को अपने साथी जासूस का मैसेज मिला। जॉली किसी भी मिशन में अकेले काम नहीं करता था। वो हमेशा एक एडिशनल जासूस अपने साथ रखता था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता था। उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा को भी नहीं पता था। मुझे कुछ शक हो रहा है, जॉली के साथी जासूस ने मैसेज दिया। क्या? जॉली ने पूछा। जॉली का साथी जासूस मेजोल प्लैनेट में किसी गोपनीय जगह पर बैठा था। उसने बोला, किसी ने टारगेट को मैसेज भेजा है। कहीं बाहर से आ रहा है ये मैसेज? जॉली ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि उसको पता था कि मेजोल प्लैनेट के आसपास कोई भी ज्ञात प्लैनेट ऐसा नहीं था जहां इंटेलिजेंट वासियों का बसेरा हो। जॉली के साथी ने कहा, नहीं, मेजोल से ही आ रहा है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं डिकोड करता हूं, पर तुम होशियार रहना। ठीक है। जॉली अपने उपकरण इत्यादि को ठीक करने में बिजी हो गया। तभी उसे डायस का मैसेज मिला। टेररिस्ट बोरो मेजोल में छुपा है, उस पर नजर रखो। ये सारे संदेश अनेकों संचार तंत्र के यंत्रों से आते थे और सीधे ही मानसिक संदेश के रूप में प्राप्त हो जाते थे। जब तक जॉली को पूर्ण रूप से संदेश प्राप्त होता, तब तक लॉरा वापस आ गई थी। लॉरा ने गुस्से से बोला, जॉली, तुम अभी तक अपने काम में ही बिजी हो। बस स्वीटहार्ट, काम खत्म होने ही वाला है, तुम थोड़ी देर और रुको। लॉरा कुछ कह पाती उससे पहले ही जॉली ने डाइस का मैसेज ऑरिकल मोड पर डाल दिया, जिससे आसपास के सभी लोग जो उस टेंट रूपी कार में मौजूद थे मानसिक रूप से संदेश प्राप्त कर सके और खासकर लॉरा भी मैसेज को जान सके। डाइस का संदेश था, टेररिस्ट बोरो मेजोल में छुपा है, उस पर नजर रखो। अजय सेना निकल गई है। जब तक अजय सेना नहीं पहुंच जाती, तब तक वो टेररिस्ट मेजोल से निकलना नहीं चाहिए। लॉरा का हाव-भाव बदल गया। उसका गुस्सा खत्म हो गया था। लॉरा ने बोला, जॉली, मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत ही बिजी हो। टेररिस्ट बोरो बहुत ही खतरनाक है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। धन्यवाद लॉरा। तुम वापस कहाँ जा रही हो? तुम अपने काम में बहुत बिजी लग रही हो और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अभी डिस्टर्ब करूं। तुम काम कर लो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। जॉली ने सर हिलाया। लॉरा ने जॉली के माथे को चूमा और बाहर निकलने लगी। जॉली ने अपने रोबोट को मानसिक संदेश दिया।
रोबोट के हाथ से एक तरंग निकली और लॉरा के हाथों और पैरों में बेड़ियां बंध गई। लॉरा स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। जॉली एक बहुत ही शातिर जासूस था और उसे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता था। लॉरा आखिर क्या झूठ बोल रही थी? धर्मा को इतनी सारी इंफॉर्मेशन समझने में दिक्कत हो रही थी। उसने मन ही मन इस इंफॉर्मेशन को एक बार फिर दोहराया। ज़ौर एक बहुत ही विकसित प्लैनेट था। उसकी इक्रीमिया नामक प्रजाति, जो यूरोपियन जैसी दिखती थी, उनका लीडर फ्लोरमान कॉन्ताना ने संपूर्ण ज़ौर साम्राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और नदिरमान, ऑसलविनिया और मग को नाडुस प्लैनेट पर भेज दिया। साथ ही फ्लोरमान कॉन्ताना ने ज़ौर का साम्राज्य कई प्लैनेट्स पर फैला दिया था, परंतु उसे इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे मर्कल जैसे शक्तिशाली एलियन प्रजाति मिली, जो कि सुनहरे रंग के सुंदर लोग थे। कॉन्ताना ने मर्कल की मदद से अपने साम्राज्य पर अपना कंट्रोल अच्छे से कर लिया। इन सब से ये साबित होता है कि ज़ौर साम्राज्य विशाल तो है, पर उसमें बहुत सारी आंतरिक खामियां भी हैं। जैसे इक्रीमिया के लोग ही ज़ौर पर आधिपत्य जमाए बैठे हैं। नदिरमान, ऑसलविनिया और मग को भड़काया जा सकता है, क्योंकि इन जातियों का इक्रीमिया के लोगों द्वारा शोषण होता आ रहा है। यदि सही स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो नोकोविद को हराया भी जा सकता है। धर्मा की सन ऑफ गॉड रूपी छवि इसमें मददगार होगी। लोगों को धार्मिक भावनाओं द्वारा भड़काना आसान रहेगा। तारा ने धर्मा के मन की बात पढ़ ली थी। वो मन ही मन बहुत खुश थी। धर्मा अब धीरे धीरे स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहा था कि कैसे नोकोविद को हराया जा सकता है। तारा को ये बात बहुत अच्छी लगी। लेडी तारा ने कहानी को आगे बढ़ाया। फ्लोरमान कॉन्ताना ने मर्कल के लोगों को ज़ौर पर बसा लिया था। मर्कल लोगों ने ज़ौर के अलग अलग शहरों में अपने बड़े बड़े ठिकाने खोल लिए थे। यहीं से ये मर्कल के लोग अलग अलग प्लैनेट्स पर जाते थे, कर वसूलते और खनिजों का खनन करते। मतलब मर्कल के लोग ज़ौर साम्राज्य के किसी और ग्रह पर नहीं बसे, अपितु सब ज़ौर प्लैनेट पर ही रहे और यहीं से अपना व्यापार चलाते थे। हाँ धर्मा, ज़ौर पर बसे ये मर्कल लोग बहुत ही सुंदर थे और अनेक नमू इनके प्रति आकर्षित हो गए। धीरे धीरे मर्कल और ज़ौर के लोगों के आपसी शादियों से एक नई प्रजाति उत्पन्न हुई, मिलांज। मिलांज नमू और मर्कल की मिश्रित प्रजाति। धर्मा बीच में बोला। हाँ धर्मा, मिलान जो दिखने में मर्कल जैसे ही थे, परंतु सबसे होशियार और स्मार्ट प्रजाति थी। मिलांज कुछ ही वर्षों में ज़ौर के सभी इंपॉर्टेंट पदों पर आसीन हो गए। वो पढ़ने में तेज थे, सारे एग्जाम्स आसानी से पास कर लेते थे। पूरी आबादी का मात्र 0.5% होने के बावजूद भी ज़ौर प्लेनेट के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर मिलांज ही आसीन थे। चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस, न्यायपालिका, व्यापार या प्राइवेट कंपनीज। वो तो हो सकता है मिलांज के पास मर्कल और नमू दोनों के मिश्रित जीन्स थे। सही कह रहे हो धर्मा, ये मिलांज धीरे धीरे सोसाइटी के सबसे रसूखदार लोग बन गए। परंतु मिलांज और मर्कल में एक फर्क था। वो क्या? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। मर्कल जिस प्रकार मिलनसार थे और नमू की इक्रीमिया, नदिरमान और ओसलविनिया प्रजातियों के साथ मिलजुल कर रहते थे, मिलांज अपने आप को इन सब से श्रेष्ठ मानते थे और किसी के साथ सोशल रिलेशनशिप नहीं रखते थे। ओह, इससे तो वो अकेले पड़ जाएंगे, धर्मा ने विस्मय से कहा। हाँ, परंतु उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मिलांज अपने में ही खुश थे। वो लोग आपस में शादी करते थे और आपस में ही मिलते जुलते थे। इससे धीरे धीरे ज़ौर के दूसरे निवासी जैसे इक्रीमिया को ईर्ष्या होने लगी।
यही तो कर्मा है। इक्रीमिया प्रजाति ने नदीरमान, ओसलविनिया और मग को सेकंड ग्रेड नागरिक बनाया। उन्हें नाडूस पर भेज दिया था। तो अब उनके साथ वो ही हो रहा है। मिलांज उनके साथ वो ही कर रहे हैं। धर्मा ने उत्साहित होते हुए कहा। हाँ, वो तो सच है, परंतु एक फर्क था। इक्रीमिया मेजोरिटी में थे, परंतु मिलांज बहुत छोटी माइनॉरिटी में थे। समझ गया लेडी तारा। फिर तो जौर के अनेक शहरों में फैले मिलांज पर अत्याचार शुरू हो गया होगा। ना सिर्फ उन पर, बल्कि मर्कल के लोगों पर भी और अत्याचार ही नहीं, घनघोर अत्याचार शुरू हो गया था। तारा ने विजन प्रेषित किया और धर्मा ने देखा किस प्रकार से बड़ी उपद्रवी भीड़ मर्कल और मिलांज को प्रताड़ित कर रहे थे। उन्हें जिंदा जला रहे थे, स्त्रियों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे थे और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेडी तारा ने कहा, इक्रीमिया मेजोरिटी ने मिलांज का कत्ले आम चालू कर दिया। तो फ्लोरमान कौनताया ने कुछ नहीं किया? धर्मा ने पूछा। नहीं, चुनाव नजदीक था और कौनताना को लगा यदि वो कुछ बोलेगा तो चुनाव हार जाएगा, क्योंकि इक्रीमिया मेजोरिटी ही उसे वोट करती थी। नदिरमान और ओसलविनिया लोगों ने भी कुछ नहीं किया। नहीं धर्मा, आखिरकार वो लोग भी जौर के मूल निवासी थे। उनको लगा था कि मिलांज और मर्कल विदेशी हैं, उनको क्यों सपोर्ट करना। फिर तो मिलांज को जौर प्लेनेट पर कोई नहीं बचा पाया होगा, क्योंकि सब तो उनके खिलाफ थे। धर्मा ने उदास स्वर में कहा। हाँ, तकरीबन 50% मिलांज मारे गए। जब मर्कल के व्यापारियों ने मर्कल को संदेश भेजा, तो मर्कल ने एक बहुत बड़ी फौज भेजी। इसका मतलब तो फ्लोरमान कौनतारा ने जो व्यापारिक संबंध मर्कल से बनाए थे, वो खत्म हो गए थे। हाँ धर्मा, मिलांज पर हो रहे अत्याचारों पर फ्लोरमान कौनताना की खामोशी मर्कल नेतृत्व को पसंद नहीं आई। धर्मा ने विजन में देखा किस प्रकार फटल शिप्स में बैठकर मर्कल सेना जौर को चारों ओर से घेर लेती है और देखते ही देखते जौर में मौजूद अजय सेना को हरा देती है। मर्कल की फौजों ने बहुत ही आसानी से जौर की फौजों को हरा दिया और जौर प्लैनेट पर कब्जा कर लिया था और फ्लोरमान कौनताना को बंदी बना लिया गया।